देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे अटकलों पर लगा पूर्ण विराम। चंद्रप्रकाश और मथुरा से दो दो हाथ करेंगे टाइगर जयराम। जी हां, जिस तरह से 1 मई से लेकर के आज सुबह तक जो चर्चाएं चल रही थी राजनीतिक गलियारे में गिरिडीह संसदीय क्षेत्र को लेकर के कि टाइगर जयराम का नॉमिनेशन पुट होगा कि टाइगर जयराम का नॉमिनेशन जो है नामांकन है वो रहेगा, कायम रहेगा या नहीं रहेगा, टाइगर जयराम चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, टाइगर जयराम प्रचार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, टाइगर जयराम कहीं गिरफ्तार तो नहीं हो जाएंगे। इन सारे आशंकाओं पर, अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया है। टाइगर जयराम ने चौथे सेट का नामांकन फाइल किया, नामांकन स्वीकृत भी हो गया, वो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव प्रचार भी करेंगे। और इस बीच रांची सिविल कोर्ट में जो उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए पिटीशन दायर किया था उस पर सुनवाई तो हालांकि उस पर 21 मई को होगी, लेकिन इस बीच 21 मई तक जो है पीड़क कार्रवाई पर, जयराम के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर नगरी कांड संख्या 48/2022 पर रोक लगा दी गई है। जाहिर तौर पर है जब पीड़क कार्रवाई पर रोक लगी है तो इस मामले में उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अब वो सीधे तौर पर जो है सो अब चुनाव प्रचार करेंगे। इस तरह की बातें अब स्पष्ट रूप से सामने आ रही हैं। जो अटकलें थी वो अटकलें पूरी तरह से अब उस पर पूर्ण विराम लग गया और एक तरह से कह सकते हैं कि शुभ मंगलवार साबित हुआ है जयराम महतो के लिए आज का दिन। और मंगलवार को एक खुशखबरी उनको मिली है। जिस तरह से एक छात्र नेता अपने बूते जो है सो पहली मर्तबा जब संसदीय प्रणाली के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में शामिल होते हैं और अपने बूते पर वो अगर 8 कैंडिडेट को लेकर के JVKSS के जो नेता हैं जयराम महतो जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और एक आवाज़ जो छात्रों की लेकर के वो चले हुए हैं उसको लेकर के जिस तरह से लगातार ये चर्चा हो रही थी कि जयराम को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों जब अनूप सिंह जो बेरमो से विधायक हैं और गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में ही बेरमो विधानसभा भी आता है, उन्होंने जिस तरह से जयराम को लेकर के बातें कही थी और ये कहा था कि चंद्रप्रकाश चौधरी जो आजसू के कैंडिडेट हैं वो नहीं चाहते कि जयराम जो है सो चुनावी मैदान में रहे और उसके द्वारा ही चुनाव आयोग को उन्होंने एक आरोप लगाया था, चुनाव आयोग को शिकायत की गई थी। तब जाकर के इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें, गिरफ्तारी की चीज़ें जो आई थी वो सामने आई थी। बहरहाल कोर्ट से क्या कुछ कहा गया है पहले मैं दर्शकों को वो बता दूं। कोर्ट से जो पिटीशन फाइल हुए थे उसके बाद जो है सो किस तरह से कोर्ट ने आज उस पर कहा कि LD counsel for the petitioner appeared and submitted that petitioner is innocent and he has falsely been implicated in this case and no notice U/S 41A CRPC was given to the petitioner. It is further submitted that petitioner is pursuing PhD for which he has filed copy of registration slip and he is candidate for election for parliamentary election from the Giridih and has filed copy receipt of nomination paper of parliamentary constituency. It further submitted that for better appreciation of the bail petition CD may kindly be called for, which is also being submitted by IDAPP. Heard both the sides and pursued the entire documents on record. This case has been registered for the offence punishable U/S 147, 149, 186, 189, 188, 283, 427, 431, 353 IPC and US 3/4 of Prevention of Damage to Public Property Act and US 51 Disaster Management Act. LDAPP is directed to procure the CD from the concerned IO and let this case be adjourned for
21/05/2024 यानी 21 मई को, टिल देन इट इज डायरेक्टेड दैट नो coercive step be taken against the petitioner. Let a copy of this order be sent to the trial court for needful. Name of the petitioner जयराम महतो @tiger@जयराम कुमार महतो। जाहिर है कि साफ तौर पर जो कहा गया है कि 21 तारीख को इस मामले की अब सुनवाई होगी, जो अग्रिम जमानत की याचिका जयराम महतो ने दायर की थी, और उसके बाद साफ तौर पर यह भी कहा गया है नो कॉसिव स्टेप यानी कोई पीड़क कार्रवाई जयराम के खिलाफ नहीं ली जाएगी। जाहिर तौर पर नगरी थाना कांड संख्या 48/2022 पर जिस तरह से इनको एक राहत मिली है, एक बड़ी राहत मिली है जयराम महतो को, वो अब चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि उनका नामांकन भी स्वीकृत हो चुका है, चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही साथ जो स्थिति बन रही है और जो कहा जा रहा था कि लगातार जिस तरह से जैसे ये सूचना जाती है वहाँ के लोगों के बीच, गिरिडीह लोकसभा के लोगों के बीच, वहाँ पर जो है तो उनके कार्यकर्ता गोलबंद होने लगते हैं और अब एक मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की बातें कार्यकर्ताओं के द्वारा कही जा रही है। हमारे साथ संजय मेहता जी जुड़ चुके हैं जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। संजय जी, स्वागत है आपका लाइव 7 में। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। संजय जी, आज आप लोगों के लिए शुभ मंगलवार है जी। हाँ, बताएं क्या कहेंगे इस पर आप। मंगलवार बिल्कुल शुभ है सर। इसी मंगलवार को हमने अपना नॉमिनेशन किया था और इसी मंगलवार को आज टाइगर जयराम महतो जी का भी नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है। चौथे सेट का जो हमारा नामांकन प्रपत्र था जी। और मैंने कई बार आप लोगों को लाइव 7 में भी बताया था कि अगर 3 सेट रिजेक्ट भी किया जाता है तो चौथा सेट हम लोगों ने उसमें प्रस्तावक बदल दिए हैं जी। और नॉमिनेशन रिजेक्ट करने का कोई आधार नहीं है। मैंने कई बार कहा कि 100% वो चुनाव लड़ेंगे जी, और बिल्कुल चुनाव वो लड़ रहे हैं। नॉमिनेशन उनका एक्सेप्ट कर लिया गया है। रांची सिविल कोर्ट से ही बड़ी राहत मिली है आप लोगों को आज। जी 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 बिल्कुल। और देखिए, हमेशा सच की जीत होती है और न्यायालय पर पूरा भरोसा है, कानून पर पूरा भरोसा है, और ये बात फिर से साबित हो गई है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। और धीरे धीरे स्थितियां हम लोगों के लिए फिर से अनुकूल हो रही हैं। जो लोग साजिश कर रहे थे वो अपने साजिश में एक तरीके से नाकामयाब होंगे और सच की ही जीत होगी। और हम लोग लगातार जिस तरीके से संघर्ष करते हुए झारखंड में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसी संघर्ष पर चलते हुए आगे बढ़ने का अपना प्रयास जारी रखेंगे। क्या कहा है सिविल कोर्ट ने? अभी तो नो कोर्सिव हम लोगों को मिला है। नो कोर्सिव मतलब आप तो समझ ही रहे हैं कि जो पुलिस की पीड़क कार्रवाई होती है, पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। पीड़क कार्रवाई पर रोक 21 तारीख तक के लिए। जी 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 हाँ, बिल्कुल सही है। मैंने भी वो लेटर देखा है, मैंने भी पढ़ा उस चीज को। स्पष्ट है उसमें लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने, कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसमें आया हुआ है आज का जो आया हुआ था। लेकिन एक चीज जानना चाहेंगे, जो केस अभी जो नॉमिनेशन फाइल के दिन जो फरारी के बाद जो केस किया गया था उसका क्या होगा? आप चूंकि वकील भी हैं। वो एक अलग मामला है, पुलिस उस पर अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी। हालांकि उसमें 41A का नोटिस लोगों को दिया गया है जी, और उसी मामले में हमारे फरजान, रिजवान और रवानी जी जेल गए थे, तो उन लोगों का भी बेल हो गया है जी। तो इस मामले में ऐसा अभी तो है नहीं कुछ कि उसमें वारंट इशू हुआ हो। हालांकि हम लोग इसमें भी उनके लिए बेल फाइल कर रहे हैं। बेल फाइल किए हुए हैं? कर रहे हैं उसमें। अच्छा अच्छा जी। तो आगे का स्टेप अब क्या होगा आप लोगों का? आगे का स्टेप अब ये है कि अब चूंकि उनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो गया है, अब वो प्रत्याशी हैं ऑफिशियली, तो अब जो है चुनाव कैसे लड़ना है, कैसे जीतना है, गिरिडीह लोकसभा को कैसे जीतना है, कैसे पूरी तैयारी होगी, इस पर सारा विचार विमर्श चल रहा है, रणनीति बन रही है। मेरे पास जो सूचना आई हुई है संजय जी कि आपके कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और गिरिडीह में गोलबंद हो रहे हैं पूरी तरह से। नहीं, वो पूर्व से भी गोलबंद रहे हैं। 1-2 दिनों के लिए थोड़ा उनका हौसला कमजोर हुआ था, लेकिन हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे थे कि घबराने की कोई बात नहीं है। आपको याद होगा कि हमने कहा था आपके पिछले लाइव फोनों में भी कि घबराने की कोई बात नहीं, सारी स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। नामांकन को रद्द करने का कोई उचित आधार नहीं है। दूसरा, जिस तरीके से वारंट NBW इशू करके जिस तरीके से उनको परेशान किया गया, उसमें भी कहीं ना कहीं एक इंटेंशन और टाइमिंग जो था वो गलत था। उसमें अदालत से हम लोगों को राहत मिलेगी, ये बात भी हमने कहा था। तो सारी चीजें आप देखिए उसी तरीके से हुई है। हमने ये भी कहा था कि अगर हमारा 3 सेट रिजेक्ट भी किया जाता है तो चौथा सेट को रिजेक्ट करने का कोई आधार नहीं होगा। वही हुआ भी, चौथा सेट एक्सेप्ट किया गया। चूंकि हम लोग भी समझते हैं कि कौन कहाँ तक कितना क्या कर सकता है, तो इन स्थितियों का आकलन हो गया था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन बोकारो में सभा हो रही थी
जी। और जैसे ही मुझे इस बात का आभास हुआ था कि इनकी अरेस्टिंग हो सकती है, जी। तो उसी वक्त हमने उनका चौथे सेट पर हस्ताक्षर भी हम लोगों ने करा लिया था कि अगर आपात स्थिति में उन्हें जेल जाना पड़े और चौथा सेट हम लोगों को सबमिट करना पड़े, जी। जी। तो उनका हस्ताक्षर हम लोगों के पास हो। तो हम लोग सारा प्रिकॉशन लेकर के चल रहे थे, और यही कारण है कि आज हम लोगों की जीत हुई है और साजिश नाकाम हुई। लेकिन संजय जी, एक चीज जो है कि लगातार, क्योंकि मैं एक दो दिन पहले का अनूप सिंह जो बेरमो के विधायक हैं, उनका मैं स्पीच सुन रहा था, और वो चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि महतो से, चंद्रप्रकाश महतो का को कोई लेना देना नहीं है। जब टाइगर जगन्नाथ महतो जी का निधन होता है, उस समय आंसू बहाने के लिए, घड़ियालू आंसू बहाने के लिए जाते हैं, फिर उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं। और इसी तरह से एक युवा छात्र जब आगे बढ़ रहा है तो उसके खिलाफ भी वो कार्रवाई किए हैं। इसको किस रूप में देख रहे हैं? एक बार फिर से सवाल दोहराएंगे सर, मैं समझ नहीं पाया आपके सवाल को। अनूप सिंह ने अपने बयान में कहा था, चुनावी सभा में कहा था, गिरिडीह लोकसभा में, कि जैसे इनका स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का जब निधन होता है तो उनके पार्थिव शरीर पर आंसू बहाने के लिए आंसू के लोग जाते हैं, चंद्रप्रकाश चौधरी और मौसा और भतीजा जाते हैं, यही सब था उनका। और कहते हैं वहां पर बेबी देवी को सांत्वना देते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करते हैं। इसी तरह से एक युवा नेता जब खड़ा हो रहा था तो उसको परेशान करने के लिए चुनाव आयोग के पास गए थे चंद्रप्रकाश चौधरी। अच्छा, ये अनूप सिंह जी ने कहा है? अनूप सिंह जी ने कहा है इस तरह का। ठीक है, देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव में लोग अपने अपने विवेक से अपने अपने बयान देते हैं, लेकिन जो हम लोगों के खिलाफ जो साजिश हुई है, जो कार्रवाई हुई है, वो हम लोग भी समझ रहे हैं कि कौन लोग कर रहा है, कौन लोग नहीं कर रहा है। लेकिन इस बात को बहुत ही स्पष्टता के साथ हम कहना चाहेंगे कि जो अनूप सिंह जी ने कहा है, अपना बयान जो उन्होंने दिया है वो उसकी जिम्मेवारी लेंगे। लेकिन हम इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि निश्चित तौर पर वैसे लोगों ने हम लोगों को परेशान किया है जो खुद को अपने आप को स्थापित नेता कहते हैं और जिनका वोट बैंक हमारे लड़ने से खिसक रहा था, वैसे लोगों में एक बौखलाहट है और वैसे लोगों ने ही हम लोगों को परेशान किया है। लेकिन संजय जी, सवाल ये भी उठता है ना कि दोनों ही स्थापित नेता हैं। आपके अगेंस्ट जो दो दो हाथ कर रहे हैं, जयराम जी दो दो हाथ जिससे करेंगे, दोनों ही स्थापित नेता है वहां पर। जी जी जी। मथुरा दा भी स्थापित नेता है, चंद्रप्रकाश चौधरी भी स्थापित नेता है उस क्षेत्र के। देखिए, एक बात समझिए, मैं इशारों में एक बात कहना चाहता हूँ। जो आज की तारीख में जेबी केसेस का जो जनाधार है जी पूरे राज्य के अंदर, और उस जनाधार के निर्माण में किसकी बुनियाद खिसकी है, ये राजनीतिक तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर आप इसका आकलन कर सकते हैं। और जिनकी बुनियाद खिसकी है उनमें ज्यादा बौखलाहट है। परेशान दोनों हैं जी, लेकिन ज्यादा परेशान वे लोग हैं जिनकी बुनियाद खिसक रही है। और यही कारण है कि लगातार कहीं ना कहीं एक तरीके से आप ये गौर करते होंगे कि ये दो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, दोनों हमेशा चाहते हैं कि मैच हमारे ही पाले में रहे, दोनों हम लोग एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप करते रहे, कोई तीसरा कौन वहां बने नहीं। यही स्थिति हजारीबाग में भी है जी। दोनों प्रत्याशी जो हैं आपस में ही बयानबाजी करते रहते हैं और तीसरा कौन को इग्नोर करते हैं, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है कि क्या कुछ होने वाला है। और एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा हजारीबाग में, गिरिडीह में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। एक हजारीबाग जब चर्चा कर दी, हजारीबाग से भी एक सवाल मेरे मन में बड़ी दिन से, तो चूंकि जयराम जी पर कर रहे थे तो इसलिए हजारीबाग टच नहीं कर पा रहे थे हम। तो सवाल ये था कि वहां पर जो है सो कुशवाहा वोट बैंक है, कुशवाहा का वोट है हजारीबाग में, अच्छा खासा वोट है। आप उस जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं वहां पर, मतलब उस जाति से हैं आप जी। और आपसे भी संपर्क किया गया था इंडी गठबंधन के नेताओं के द्वारा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो देखिए, क्या है कि राजनीति में जब आप रहते हैं जी, तो कई तरह के कयास लगाए जाते हैं, कई तरह के बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाता है। लेकिन चूंकि हम लोगों ने अपना संगठन बनाया, अपनी बुनियाद खड़ी की, इतना बड़ा हम लोगों ने परिवार बनाया है, तो इस परिवार को हम लोग सींच रहे हैं। और आज की तारीख में इस परिवार में लाखों लाख सदस्य हैं झारखंड के अंदर, तो हम लोग बहुत शिद्दत के साथ संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और संघर्ष के ही रास्ते से हजारीबाग में एक बहुत बड़ा इतिहास हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो लेकिन जमशेदपुर में क्या हुआ संजय जी? जी, जमशेदपुर के बारे में जो हवाएं चल रही है कि वहां पर किसी एक कैंडिडेट को समर्थन करने के लिए जो है जेबी केएसएस ने कैंडिडेट नहीं दिया।
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोगों ने पहले आकलन किया था जी कि हम लोग किन सीटों पर मजबूत हैं और किन सीटों पर हम लोग लड़ सकते हैं, कहाँ पर हमारे प्रत्याशी लड़ने में सक्षम है, जी। कहाँ पर हमारा संगठन मजबूत है, ताकि हमारा फोकस जो है अलग अलग एरिया में हम लोग अपना फोकस। हाँ, आवाज मिल रही है संजय जी आपको? संजय जी आवाज मिल रही है? हेलो, लगता है संजय जी से संपर्क हमारा टूट गया। हम फिर उनसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है कि और साफ तौर पर जो इशारा किया है वो इशारा एनडीए गठबंधन की तरफ जा रहा है। और ये साफ तौर पर इनका कहना है कि जो स्थापित वहाँ पर जो स्थापित नेता हैं उनकी जमीन खिसकती नजर आ रही है। और यही वजह है कि उनको परेशान किया जा रहा है, उनके दल को परेशान किया जा रहा है, उनके नेता को परेशान किया जा रहा था ताकि चुनाव वो न लड़ सके। इस तरह की बातें लगातार संजय मेहता के द्वारा कही जा रही थी। और इससे पहले भी जब वो आए हुए थे, फोनो जुड़े हुए थे हमारे साथ, उन्होंने कई मर्तबा इशारा भी किया था इस चीज़ का कि ये परिस्थितियां बन रही हैं। इस परिस्थिति में जो है सो हम लोगों के लिए जो परेशानी होनी थी वो हो गई। अब चूंकि हमारे नेता बाहर आ गए हैं, बाहर कोर्ट से उनको राहत मिली हुई है, तो अब इस पर वो लेकर आगे बढ़ेंगे और कई सीटों पर पुरजोर मुकाबला करेंगे। संजय जी फिर हमारे साथ जुड़ गए। संजय जी कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आया हुआ था। हाँ संजय जी, क्या कह रहे थे आप जमशेदपुर वाले पर? जी, हमने यह कहा कि हम लोगों की एकाग्रता भंग नहीं हो, इसलिए झारखंड के कुछ सीटों पर ही हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल हमारे धनबाद के प्रत्याशी ने नामांकन किया जी, और धनबाद के प्रत्याशी के नामांकन में भी जनसैलाब उमड़ करके सामने आया। लोग ये कह रहे थे जी कि जयराम महतो, संजय मेहता और तमाम जो ये प्रत्याशी हैं, ये लोग लगातार झारखंड में संघर्ष कर रहे थे, तो इसलिए इन लोगों की सभाओं में या फिर इन लोगों के नामांकन की रैली में भीड़ आई है। बट हमारे अखलाक अंसारी जी के देखिए अल्पसंख्यक होते हुए भी लोग कहते थे कि अरे कोयरी कुर्मी लोगों का ही सिर्फ संगठन बन करके रह गया है। लेकिन अखलाक अंसारी जी ने जब अपना नामांकन किया तो उसमें भी 25,000 लोग के आसपास आए, 30,000 लोग के आसपास आए। तो आखिर इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं, इतना जनसैलाब पहुंच रहा है, तो ये विचारधारा का जनसैलाब है, ये सिर्फ किसी एक जाति, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र का जनसैलाब नहीं है। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ झारखंड के आम जनमानस को। एक सवाल जो बनता है, अब चूंकि जयराम जी का भी जो मामला चल रहा था, एक सप्ताह से हम लोग भी लगातार इस मामले में थे, उलझेगा कि सुलझेगा इसी पर चर्चा कर रहे थे। अब तो मामला सुलझ गया है लगभग। अब ये बताइए कि आपके मुद्दे क्या है, मुख्य रूप से किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? विस्थापन, पुनर्वास, मुआवजा, जमीन अधिग्रहण, स्थानीय लोगों को नौकरी और झारखंड के वैसे कानून जिनको 9 शेड्यूल में शामिल कराना था, उन सारे कानूनों पर जनता के बीच जाकर के हम लोग एक विचार रख रहे हैं। लेकिन मुख्य तौर पर झारखंड के जो विषय हैं, विस्थापन, पुनर्वास, नियोजन, इस पर सबसे ज्यादा हम लोगों ने अपनी प्राथमिकता तय की है। और भूमि अधिग्रहण के बाद जिन जिन एरिया में लोगों के जमीनों का मुआवजा नहीं दिया गया, ये हमारे सबसे बड़े विषय हैं। उन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। संजय जी, आप शिक्षित युवा हैं, कई चीज़ों को बारीकी से समझते हैं, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य जो देश का उसको भी आप समझते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि जो जिन मुद्दों को आपने उठाया, चूंकि मैं 2000 से जब से विधानसभा का गठन हुआ है, मैं लगातार विधानसभा की रिपोर्टिंग कर रहा हूं, वहां का प्रेस एडवाइजरी कमेटी का मेंबर भी रहा वहां पर मैंने जो पाया है कि विस्थापन, पुनर्वास, रोजगार, इन 3 मुद्दों को पूरी तरह से, चाहे वो एनडीए हो या यूपीए हो, दोनों ने उलझा कर रखा। एक राजनीतिक चश्मा के रूप में इन मुद्दों को देख रहा था। आप लोग क्या मानते हैं इस चीज को? जी बिल्कुल, मैं इत्तेफाक रखता हूँ इससे। इन दलों ने क्या किया है कि इन सारे मुद्दों को एक तरीके से ढक करके या फिर पिछले दरवाजे के पास इसको, इन मुद्दों को ये रख देते हैं। कारण ये है कि ये सारे लोग जो कोयला खनन की परियोजनाओं में भागीदार हैं किसी ना किसी रूप में, किसी को ट्रांसपोर्टिंग का काम है, किसी को खनन का काम है, किसी को वहां पर कंपनी में हिस्सेदारी है, बहुत तरह की बातें हैं। तो ये सारे नेता लोग चाहते हैं कि किसी भी रूप में कंपनियां चलती रहें, भले ही ग्रामीणों को मुआवजा मिले या ना मिले। हम लोगों ने ये तय किया है कि हमारे संगठन में कोई भी व्यक्ति इस तरह का काम नहीं करेगा जब तक हम लोग गरीबों को हक दिलाने की हम लोग बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई कंपनियों से लड़ करके
हम लोगों ने कई घटनाक्रमों के बाद मुआवजा दिलाया और मुआवजा की राशि आज की तारीख में 16 करोड़ 25 लाख है। 16 करोड़ 25 लाख मुआवजा हम लोगों ने कंपनियों से लड़ करके एक ग्रामीणों को दिलाया है। पहले सिर्फ मजदूरों को 10,000 20,000 मुआवजा दे करके उनको भगा दिया जाता था। आज की तारीख में कई ऐसे मामले जहां हम लोगों ने 25 लाख 30 लाख 35 लाख 18 लाख 12 लाख 16 लाख इस तरह के मुआवजे दिलाए हैं, उन लोगों को नियोजन दिलाया है लड़ लड़ करके। तो ये सामने जनता देख रही है कि हम लोग किस तरीके से कामकाज कर रहे हैं। आपने कहा कि विस्थापन के पूरे मामले को इन लोगों ने ढक करके रख दिया है। ये बिल्कुल इसलिए इन लोगों ने ढक करके रखा है कि भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो गया कि सिर्फ और सिर्फ बरगलाने की राजनीति और लोगों को दिग्भ्रमित करने की राजनीति और कहीं ना कहीं एक तरीके से कट्टरता की जो राजनीति है, रिलीजियस रेडिकलिज्म की जो राजनीति है, उसको उस केंद्र में रख करके और मूल मुद्दे से लोगों को भटका दिया गया। इस कारण से यहाँ के लोगों का जो विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट वगैरह, रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास की जो बातें थी वो कभी भी राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श का हिस्सा बन ही नहीं पाया। कभी भी आप गौर करते होंगे, झारखंड जब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आता है तो इस रूप में चर्चा आता है कि आलमगीर आलम के पीए के यहाँ, उसके नौकर के यहाँ 30 करोड़ मिले हैं, नीरज साहू जी के यहाँ इतने पैसे मिले हैं, तो आज हेमंत सोरेन जी जेल चले गए हैं, तो आज यहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल हो गई है, मधु कोड़ा जी ने भ्रष्टाचार कर दिया, एनोसेका जी ने भ्रष्टाचार कर दिया। ये सारे जो ऐसे मामले हैं, जो तमाम बड़े बड़े भ्रष्टाचार के झारखंड के अंदर जो मामले हैं, वही मामले जो है राष्ट्रीय स्तर पर खबर बनते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कभी ये बातें आ ही नहीं पाती है कि झारखंड के लोग, इतने लोग विस्थापित हो गए हैं, उनको पुनर्वास चाहिए, उनको मुआवजा चाहिए। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर इसको बहस में लाने की जरूरत है, क्योंकि खनन की सारी परियोजनाएं सेंट्रल से संचालित होती हैं, तो इस पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस होने की जरूरत है। जब तक बहस नहीं एक होगी, आखिरी सवाल, आप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके केंद्रीय अध्यक्ष जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी गिरिडीह और हजारीबाग संसदीय क्षेत्र, वहाँ जो है जो प्रवासी मजदूर एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर के आप लोगों ने क्या सोच रखा है? देखिए, आज प्रवासियों के बीच एक बड़ी उम्मीद जगी है जी। ओमान से, दुबई से, सऊदी अरब से, दमाम से, रियाद से, ऐसे कई शहरों से जी आज हमारे सारे मजदूर भाई लोग वोट करने के लिए विष्णुगढ़ हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में घर पहुंच चुके हैं जी। और ये इतना बड़ा उम्मीद लोगों का जगह है कि आज सारे वहाँ के जो प्रवासी मजदूर हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन में काम करते हैं, जो दूसरे दूसरे देशों में काम करते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे कुछ वीडियो भेजा गया है महाराष्ट्र के कोल्हापुर से जी, जहाँ पर सारे मजदूर प्रचार प्रसार कोल्हापुर में चला रहे हैं कि हमारे हजारीबाग लोकसभा के प्रत्याशी संजय मेहता जी को वोट करना है और हजारीबाग लोकसभा के जितने लोग हैं अपने अपने घर गांव के लोगों को फोन करके बताइए। तो ये माहौल है लोगों के बीच। प्रवासी मजदूरों के साथ बहुत बड़ी समस्याएं ये होती हैं, वो जाकर के बाहर फंस जाते हैं, उनको सैलरी नहीं मिल पाती है, उनको कहीं ना कहीं कई बार उनकी जान चली जाती है, उनकी डेड बॉडी को मंगाना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। तो प्रवासी मजदूर एक बहुत बड़ी समस्या है और उनके लिए भी हम लोग ये चाहते हैं कि झारखंड के अंदर जितनी कंपनियां कार्यरत हैं, अगर सारे खदान की कंपनियां, स्टील की कंपनियां, सारे कोयला खनन की परियोजना में अगर स्थानीय लोगों को नौकरी दे दिया जाए तो आप समझ लीजिए कि हमारे लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जितना पैसा जाकर के वो 25-30 हजार रुपया बाहर के राज्यों में कमा रहे हैं, वही राशि यहाँ पर भी वो कमा सकते हैं। बशर्ते इस बात पर, इस विजन की जरूरत है कि स्थानीय लोगों को यहाँ के प्रोजेक्ट्स में कामकाज दिया जाए, नियोजन दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो ये थे संजय मेहता जी, जो JVKSS के बड़े नेता हैं। तो जिस तरह से साफ शब्दों में इन्होंने कहा कि झारखंड को राष्ट्रीय फलक पर ले जाने की चिंता अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने झारखंड में नहीं की। खास करके जो मुख्य मुद्दा है रोजगार का, विस्थापन का, पुनर्वास का, इन सारे मुद्दों पर जिस तरह से देखा गया है कि जो स्थिति बनी हुई है कि आज तक ये मुद्दा चर्चा का विषय राष्ट्रीय फलक पर नहीं हो पाया और जो JVKSS है वो पूर्ण रूप से, अगर इसी मुद्दे, JVKSS का एक तरह से मानना है कि पूर्ण रूप से वो इसी मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय फलक पर झारखंड की आवाज बनेंगे। झारखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिसे सिर्फ राजनीति की रोटी सेकी जाती है, उस राजनीति की रोटी सेकने वाले मुद्दों को हम राष्ट्रीय फलक पर ले जाएंगे, उसका निदान कराएंगे। क्योंकि जो खान खदान या अन्य भी चीजें जो हैं वो सारा कुछ केंद्र सरकार के द्वारा डील होता है, केंद्र सरकार की तरफ से उस पर कार्रवाई होती है। तो ऐसी स्थिति में उनका जो मानना था कि वो चाहते हैं कि JVKSS
जो संगठन है वो युवाओं के हित में, झारखंड के जो लोग हैं उनके हित में, प्रवासी मजदूरों के हित में काम करना चाहता है। और उन्होंने इस बात की भी खुशी जाहिर की कि जयराम महतो को, जो आज उनके लिए शुभ मंगलवार साबित हुआ है, वो आगे बढ़ेंगे। और इशारे ही इशारे में उन्होंने बातें ये भी कह दी कि चिंता तो दोनों ही कैंडिडेट को है गिरिडीह में, लेकिन एक कैंडिडेट को ज्यादा चिंता है जो वहां से पूर्व से सांसद के रूप में स्थापित है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।